आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। यह है प्राइम टाइम। यह रिपोर्ट बीबीसी हिंदी के नसीम अहमद और लखनऊ से रमेश वर्मा इनके इनपुट तथ्यों पर आधारित है। मान्यवर कांशीराम साहब द्वारा बहुजनों को सक्रिय राजनीति में लाने के लिए और उनके न्यायिक संवैधानिक राजनीतिक हकों के लिए बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की गई थी और देखते देखते बसपा देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर आई थी। और उनके जाने के बाद यानी कि मान्यवर कांशीराम इनके जाने के बाद बसपा की कमान संभाली बहन मायावती जी ने। लेकिन आज क्या है बसपा का दायरा? देश तो छोड़िए, क्या मायावती और बहुजन समाज पार्टी इन दिनों उत्तर प्रदेश में कितने सक्रिय है, इसका आज अवलोकन करते हैं। वैसे पिछले कुछ महीनों से मायावती चर्चा में बिल्कुल नहीं दिख रही है। बीते 2 महीनों से कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का असर पूरे देश में दिखा, लेकिन उत्तर प्रदेश ने गंगा किनारे शवों को दफनाए जाने और उसके बाद उन शवों के ऊपर चढ़े कपड़े निकालने का मुद्दा गरमाया रहा। लेकिन मायावती का राजनीतिक रवैया सिर्फ औपचारिक बयानबाजी तक सीमित रहा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने मीडिया में आ रही खबरों के सहारे सरकार पर निशाना साधा, लेकिन मायावती महज महामारी से निपटने और उससे जुड़े मुद्दों पर नसीहतें देते नजर आई और दबाव की राजनीति से बिल्कुल दूर ही रही। इस बारे में वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी कहते हैं, मायावती को मालूम है कि सरकार प्रतिशोध की भावना से काम करती है, तो इसलिए वो सरकार के किसी भी मुद्दे पर सीधे मुकाबले से बचती है। जनता को मोबिलाइज उन्हें सिर्फ इलेक्शन के लिए करना आता है और बसपा की राजनीति सिर्फ उनके वोट बैंक तक ही सीमित है। वैसे कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की स्थिति गंभीर होने से पहले देश की राजनीति में कृषि कानूनों का मुद्दा गरमाया था। कई राज्यों के किसान और विपक्षी राजनीतिक दल कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में किसान इस आंदोलन में शामिल है और कांग्रेस और कुछ हद तक समाजवादी पार्टी भी इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में दिखाई पड़ रही है। लेकिन राज्य की राजनीति में अहम स्थान रखने वाली बहुजन समाज पार्टी कहीं नजर नहीं आई। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हाल तब है जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में 1 साल से भी कम समय अब बचा है। मोहब्बत की निशानी ताजमहल के अलावा आगरा की एक और पहचान है, वो है दलित आंदोलन की चेतना। आगरा को देश की दलित राजनीति भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश में दलितों की जनसंख्या में जाटव यानी चमड़ा व्यवसाय से जुड़े लोगों का बाहुल्य है। आगरा को देश भर में जूते के मैन्युफैक्चरिंग का गढ़ माना जाता है। 6 लाख से ज़्यादा जाटव वोटर आगरा लोकसभा की 7 विधानसभा सीटों में हार और जीत का फैसला करने का मादा भी रखते हैं। 2007 में जब मायावती की पूर्ण बहुमत की सरकार चुनकर आई तो आगरा की 7 सीटें बसपा ने जीती थी। बसपा की 2007 की ऐतिहासिक जीत के भीतर यहाँ एक और सक्सेस स्टोरी थी। 2007 से 2017 के राजनीतिक सफर में बसपा आगरा की इन 7 सीटों पर 7 से 0 पर आ गई। 2007 में 206 विधानसभा सीटों की ऊंचाई से बसपा 10 साल में 2017 में 19 सीटों तक गिर गई। बसपा के गढ़ आगरा में पार्टी का जनाधार भी खिसकता दिख रहा है। 7 महीने पहले ही आगरा के जाटो बहुल्य जगदीशपुर इलाके में बसपा से इस्तीफा दे चुके रामवीर सिंह करदम ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया है कि बसपा में रहना है तो सबसे पहले पार्टी का टारगेट है पैसा इकट्ठा करना। अगर आप पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते हैं और पार्टी में पैसा नहीं दिला पाते हैं तो आप पद पर नहीं रह सकते। आज जिन लोगों ने, जिस समाज के लोगों ने पार्टी को खड़ा किया, जाटो समाज का आदमी वो भी टिकट मांगने जाता है तो उससे पैसा लिया जाता है। वैसे पैसे देकर टिकट बांटने का आरोप मायावती की पार्टी पर पहले से ही लगता रहा है और यह चलन दूसरी पार्टियों तक भी पहुंचने लगा है। लेकिन अब तक किसी पार्टी पर लगे ऐसे आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। वैसे तो हर पार्टी बनती और बिगड़ती रहती है, लेकिन बिखरने के बाद क्यों नहीं संभल सकी है बहुजन समाज पार्टी, जरा इसके बारे में जानते हैं।
मायावती पर उनके 2007 से 2012 के शासनकाल में विपक्षी आरोप लगते थे कि वो दलित की बेटी से दौलत की बेटी में तब्दील हो गई है। इन आरोपों के बीच मायावती की पार्टी को मैनेज करने वाले तमाम लोग थे, लेकिन मुश्किल यह है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में खराब नतीजों के बाद जब पार्टी का कद कम हुआ तो बसपा बिखरने लगी। कई सारे नेता जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और नसीमुद्दीन सिद्दीकी या तो पार्टी से निकाल दिए गए या फिर पार्टी छोड़कर चले गए। इनमें से कुछ लोग पार्टी के बहुजन मूवमेंट से जुड़े हुए थे और उन्होंने पार्टी को 2006 विधानसभा सीटों तक पहुंचाने में काफ़ी मेहनत भी की थी। नसीमुद्दीन अब कांग्रेसी नेता है तो स्वामी प्रसाद मौर्य योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री है और ब्रजेश पाठक भी उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री है। गोपालपुरा इलाके के सुनीत चित्तौड़ 21 साल की उम्र से बहुजन मूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी को मजबूत करने की उनकी मेहनत को देखते हुए उन्हें 2 बार एमएलसी भी बनाया गया। वे मायावती के बेहद खास माने जाते थे और आगरा अलीगढ़ सेक्टर की 42 विधानसभा सीटों को अंतिम रूप देने में उनकी बड़ी भूमिका होती थी। लेकिन 2017 में उनकी अनुशंसा से अलग उम्मीदवारी को टिकट दिए गए और जब उन्होंने इस बात पर एतराज जताया तो वे पार्टी से निष्कासित कर दिए गए। पिछले ही दिनों चंद्रशेखर आजाद रावण ने चित्तौड़ को अपनी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। चित्तौड़ जाहिर तौर पर अब लोगों को मायावती के खिलाफ एकजुट करने में जुटे हैं। उन्होंने बताया, चंद्रशेखर जी दबे कुचलों का साथ दे रहे हैं, समाज के लोगों का साथ दे रहे हैं। बहन जी खुद फील्ड में कभी नहीं आती, मिशन और मूवमेंट से हट गई है। जाहिर है धीरे धीरे ही सही चंद्रशेखर आज़ाद की सक्रियता उन्हें राजनीति में अपने पैर जमाने में मदद कर रही है, जबकि दूसरी ओर मायावती की निष्क्रियता के चलते पार्टी के अंदर वह सभी हो रहा है जिसकी कल्पना पहले शायद किसी ने न की हो। पार्टी के अंदर ही बगावती सूर उभरने लगे हैं। 43 साल के हकीम लाल बिंद प्रयागराज की हंडिया विधानसभा में बसपा विधायक है। बिंद और दूसरे 6 अन्य विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के चलते मायावती ने पार्टी से निलंबित कर दिया। हालांकि हाकिम लाल बिंद ने इन आरोपों के जवाब में बताया, हमने पहले भी कहा कि माननीय बहन जी सामंतवादी ताकतों से मिलकर कैंडिडेट लड़ा रही है और सामंतवादी ताकतों से हम लोगों की विचारधारा नहीं मिलती थी, क्योंकि हमको गरीब ने वोट दिया था, हमको शोषित और पिछड़ा समाज ने वोट दिया था, हमको अल्पसंख्यक समुदाय ने वोट दिया था, इसलिए हम लोगों ने बगावत किया था। हाकिम लाल बिंद कहते हैं, हमने समाजवादी पार्टी की कोई सदस्यता नहीं ली है, हम लोग बहुजन समाज पार्टी के ही विधायक हैं और 2022 तक बहुजन समाज पार्टी के विधायक बने रहेंगे और आगे माननीय बहन जी जो निर्णय लेगी उसका निर्णय हम लोगों के लिए सर्वमान्य होगा। माननीय बहन जी ने हम लोगों को पार्टी से निलंबित किया है और निलंबन अस्थायी रूप से होता है, निष्कासन नहीं होता। शायद वो हम लोगों को वापस लेगी। निलंबन वापस नहीं होने की सूरत में हकीम लाल बिंद कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता और इसके बाद क्या हो रहा है ये आपको सबको पता है। वे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से मिलकर उनसे बातचीत कर रहे हैं। मायावती के सामने जाटों के वोटों को एकजुट रखने के साथ साथ मुसलमानों के समर्थन को भी एक साथ रखने की चुनौती होगी। इस चुनौती में वे अपनी बयानों से ही पिछड़ते नजर आती हैं। बसपा के वोट बैंक पर मुसलमानों का कितना असर है जरा उसे भी जानते हैं। 2014 की लोकसभा में 0 पर सिमटी बहुजन समाज पार्टी 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर मैदान में उतरी और 10 लोकसभा सांसदों तक पहुंची, लेकिन उसके बाद वोट ट्रांसफर नहीं होने के वजह बताकर इस गठबंधन से अलग हो गई। उनका यह कदम राज्य के मुसलमानों के लिए पहला सियासी सदमा था। उनके लिए यह मायावती की नीयत पर शक करने की बड़ी और जायज़ वजह बन गई। इसके बाद यह सिलसिला यही नहीं थमा बल्कि लगातार बढ़ता ही गया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने का मायावती ने खुलकर समर्थन किया और संसद में सरकार के समर्थन में वोट भी दिया। यहाँ तक कि अनुच्छेद 370 के खिलाफ बोलने के चलते अमरोहा के सांसद दानिश अली को सजा भी मिली और उन्हें लोकसभा में पार्टी के नेता पद से हटा दिया गया। नागरिकता संशोधन एक्ट और एनआरसी को लेकर कांग्रेस ने जब विपक्षी दलों की बैठक बुलाई, बहुजन समाज पार्टी उसमें अनुपस्थित रही।
हालांकि बाद में मायावती ने एनआरसी और सीएम पर चुप्पी जरूर तोड़ी, लेकिन महज कानूनी सफाई मांगकर अपना विरोध दर्ज किया। अन्य विपक्षी पार्टियों के विपरीत वह कानून की वापसी की मांग करने से बचती नजर आई। इतनी सियासी उठापटक के बावजूद बसपा सांसद दानिश अली की वफादारी अभी भी कायम है। बसपा के भविष्य बारे में सवाल करने पर वो इतिहास दोहराते हैं। वह कहते हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिए कि राज्य की पिछली 3 सरकारों में कानून व्यवस्था सबसे अच्छी किसकी रही है, तो आज भी लोग बहन जी के शासनकाल को ही सबसे बेहतर बताते हैं। पार्टी का मूवमेंट से जुड़ा वोटर अब भी कायम है और वो बहन जी के इशारा पर वोट करता है। इसे तोड़ने की कोशिशें जारी है, लेकिन वो अब तक नाकाम रही है और आगे भी नाकाम रहेगी। 53 साल के हाजी चौधरी अली साबिर आगरा के मुस्लिम मोहल्ले मंटोला के घटिया मामू भांजे इलाके में रहते हैं। हाजी साहब स्थानीय शांति समिति के भी सदस्य हैं और समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं। उनकी माने तो 2019 के चुनाव में जिस सीट पर भी बसपा का उम्मीदवार टक्कर में था, मुसलमानों ने उसे जिताने का काम किया। उन्होंने कहा, पिछली बार एक तरफा वोट डाला था, जहां कैंडिडेट बसपा का था वोट उसको दिया गया। उनके मुताबिक मई 2019 से आज तक काफ़ी घटनाएं घटित हो गई है और कौम में मायावती के विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठ खड़े हुए हैं। उनका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, इस बार समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी खड़ा होगा, अब उसे वोट दिया जाएगा। क्या है मुसलमानों की आशंका, इसे भी ज़रा देख लेते हैं। विशाल रियाज आगरा की एक नाट्य अकादमी से जुड़े हैं। उनका मानना है कि मुसलमान समुदाय का बसपा से भरोसा कम हुआ है। वे कहते हैं, ये सच है कि मुसलमान बहन जी से जो उम्मीद रखता था, वो चीज़ बहन जी से मुसलमानों को नहीं मिली। बहन जी के कुछ वक्तव्य ऐसे रहे जो बीजेपी को मजबूत करने वाले दिखते हैं। इससे मुस्लिम समाज में शंका पैदा हुई कि भाजपा के साथ है और भाजपा की हिमायती भी है। यह बिल्कुल सच है, ऐसा बिल्कुल महसूस किया है पब्लिक ने। और जब कोई बात ऐसी आती है, जैसे अनुच्छेद 370 हो या सीए की हम बात करते हैं, उस पर उन्होंने खुलकर बात नहीं की, दबी जुबान से बात की। हालांकि ढेरों लोग हैं जो मानते हैं कि मायावती और उनके भाई पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का डर है, जिसके चलते वो राजनीतिक तौर पर निष्क्रिय बने हुए हैं। इस आशंका की अपनी वजह भी है। क्यों है कार्रवाई का डर, इस पर बात करना लाजिम है। 14 मार्च 2019 में जब बसपा और सपा का गठबंधन चुनावी कैंपेन में व्यस्त था, तब आयकर विभाग ने मायावती के करीबी और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नेतराम के घर छापेमारी कर बेनामी लग्जरी गाड़ियां, 50 लाख के विदेशी पेन, 1 करोड़ से ज्यादा कैश और करीब 225 करोड़ की संपत्ति के कागजात बरामद किए थे। 23 जून 2019 को ठीक लोकसभा चुनाव से पहले मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार और भतीजे आकाश आनंद को बसपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर बड़े पद दिए थे। 18 जुलाई 2019 को आयकर विभाग ने नोएडा में एक 400 करोड़ की बेनामी संपत्ति को अटैच कर लिया। विभाग ने मायावती के भाई आनंद कुमार और उनकी पत्नी विचित्र लता पर 7 एकड़ का एक प्लॉट बेनामी खरीदवाने का आरोप लगाया। शेल कंपनियों के माध्यम से उन पर इस जमीन से जुड़े आर्थिक लेन देन की भी आरोप है। 9 मार्च 2021 को ईडी ने बसपा के पूर्व एमएलसी मोहम्मद इकबाल की 7 चीनी मिलों को अटैच कर दिया। इकबाल पर आरोप है कि उन्होंने 2011 में मायावती के शासनकाल में मिलों के निजीकरण के दौर में ये सभी मिलें कौड़ियों के भाव में खरीदी थी। इन्हें सरकार को 60 करोड़ में बेचा, जबकि उस समय उनकी ये कीमत जो थी 1096 करोड़ आंकी गई थी। बसपा संस्थापक कांशीराम के जयंती के मौके पर 15 मार्च 2021 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने चीनी मिलों के सौदे में घोटालों के आरोपों पर सफाई दी और कहा, बीएसपी सरकार में जो चीनी मिलें बिकी, उस समय गन्ना विभाग मेरे पास नहीं था। बीएसपी सरकार में किसी ने अकेले चीनी मिलें बेचने का निर्णय नहीं लिया था। नियम कानून के तहत ही चीनी मिलें बेचने की बिक्री करने का निर्णय हुआ था। इन सभी जांच से एक बात उभर कर सामने आ रही है कि मायावती को सीधे निशाना न बनाकर उनके करीबियों, परिवार वालों, नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ एजेंसियां खुलकर जांच कर रही है, ताकि डर का माहौल बना रहे। उत्तर प्रदेश से वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक जानकार शरद प्रधान का कहना है कि जब जब मायावती पर सीधा हमला हुआ है, तब तब उन्होंने दलित की बेटी होने की ढाल का इस्तेमाल किया है। सरकार देखती है, यह न लगे
कि वो मायावती को सीधे निशाना बना रही है। अगर वो ऐसा करती है तो फिर मायावती को ये कहने का मौका मिल जाता है कि मैं दलित की बेटी हूँ, और किसी न किसी दलित तबके पर ऐसा कहने से उसका असर भी पड़ता है। वो आरोप झूठ हो या सही हो, लेकिन उसका असर ज़रूर पड़ता है। तो बीजेपी बड़ी सावधानी से मायावती को घेरती है और ख़ास तौर से बीजेपी सरकार जानबूझकर नतीजे तक नहीं ले जाती। वो शिकंजा कस के छोड़ देते हैं और तलवार ऊपर लटकती रहती है। बसपा के आगरा जिला अध्यक्ष विमल वर्मा इसे मायावती की कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बताते हैं। मोदी ईडी से या सीबीआई से बहन जी डरने वाली नहीं, ऐसा भी वे कहते हैं। वे ये भी कहते हैं कि उन्हें आयरन लेडी का खिताब जो दिया गया है वे ऐसे ही नहीं दिया गया है। ये एजेंसियां कुछ नहीं कर पाएगी। मास लीडर है बहन जी, पब्लिक बहन जी के साथ है। विमल वर्मा दावा करते हैं 2 अप्रैल 2018 को बहन जी के एक इशारे पर सारे दलित सड़कों पर उतरे थे और मोदी सरकार को SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को कमज़ोर करने के फैसले को पलटने के लिए मजबूर होना पड़ा था। गौरतलब है कि SC/ST एक्ट को कमज़ोर करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पूरे देश भर में दलितों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। यूपी में भी भीम आर्मी के युवा समर्थक ज़्यादा सक्रिय रहे और उन्होंने भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आज़ाद रावण की अगुवाई में आंदोलन और विरोध प्रदर्शन किए थे। 2 अप्रैल 2018 को हिंसा और आगजनी में 14 लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए थे। ऐसे में आंदोलन का और अध्यादेश को सुधारने के केंद्र सरकार के फैसले का श्रेय अकेले बसपा और मायावती को देना सही नहीं होगा। पिछले कुछ सालों में मायावती पर परिवारवाद को लेकर भी आरोप लगे हैं। मायावती से जब कभी भी पार्टी के भविष्य के बारे में सवाल हुए तो उन्होंने कहा कि एक दलित ही उनके बाद बसपा की बागडोर संभालेगा। उन्होंने कई मौक़ों पर यह भी कहा था कि वो बसपा में अपने परिवार का परिवारवाद नहीं पनपने देगी, लेकिन 2019 के चुनावों के बाद शायद उनके सिद्धांतों में बदलाव आया और उन्होंने अपने भाई आनंद कुमार को बसपा का उपाध्यक्ष बनाया और अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद दिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर करीबी नज़र रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान कहते हैं, कांशीराम का परिवार राजनीति में कभी था ही नहीं। मायावती की असुरक्षा आप उस समय से देखिए जब कांशीराम बीमार पड़े तो मायावती ने उनके परिवार को उनसे दूर ही रखा। वो इस डर से कि कहीं कांशीराम के परिवार वाले पार्टी के राजनीतिक उत्तरधारी न बन पाए, क्योंकि ये राजनीतिक विरासत कांशीराम ने मायावती को दे दी थी। राजनीति में आदमी जब जब बिना मेहनत किए विरासत में कुछ पाता है तो वो उसको बढ़ा नहीं सकता है। इन सब के बाद भी मायावती का अपने कोर मतदाताओं पर प्रभाव नजर आता है। आगरा के जगदीशपुरा इलाके के 48 साल के हरीश बाबू जाटव समाज से है और टेंट हाउस चलाते हैं। वह क्रम से दलित आइकॉन गिनना शुरू करते हैं। भीमराव अंबेडकर जी है, उनके बाद मान्यवर कांशीराम साहब, फिर माननीय बहन जी आती है, हमारी बहन जी। बहुजन मूवमेंट उनकी जवानी का मूवमेंट है, शायद इसलिए मायावती के वो पक्के समर्थक है। चंद्रशेखर आज़ाद के तेवरों का जिक्र करते ही बाबू बसपा के शांत और अनुशासित कैडर की तारीफ करने लगते हैं। बाबू कहते हैं, देखिए हमारा जो वोटर है, हमारे वोटर में ऐसा कुछ नहीं है और बहन जी को सड़कों पर निकलने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ बहन जी के ऊपर से आदेश की आवश्यकता है। जहां बहन जी का आदेश होगा हमारा वोट वहीं पर जाएगा। लेकिन क्या सही मायने में बसपा को बदलते ज़माने और बदलते राजनीतिक तौर तरीके से सीख लेकर अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? हरीश बाबू कहते हैं, बिना तेवर के 4 बार इतने बड़े राज्य का कोई मुख्यमंत्री बन सकता है? जब चुनाव का समय आएगा तब वैसे ही तेवर तेज हो जाएंगे। पार्टी के पुराने समर्थक सुधेंद्र भदौरिया का मानना है कि तमाम चुनौतियों और आंकड़ों के गिरते ग्राफ के बावजूद बसपा अब भी मायावती के नेतृत्व में 5वीं बार सरकार बनाने का दमखम रखती है। उसकी ताकत अब भी उसका स्थायी वोट है। वे कहते हैं कि बसपा का 20 से 25% स्थायी वोट है, या तो उठता है या फिर इतना ही रहता है। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम के सिद्धांतों पर काम करते रहते हैं और करते रहेंगे। इस समय उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल रही है। उत्तर प्रदेश में लोग मांग कर रहे हैं कि बदलाव हो। हमारा यही मानना है कि कानून व्यवस्था, विकास और शांति, इन सब मामलों में बसपा सबसे मुखर और प्रखर रही है। हम शून्य से शिखर तक पहुँचे हैं। हम लोग शिखर पर फिर पहुँचने की कोशिश करेंगे। क्या बहन जी के निष्क्रियता की वजह से बसपा की सोशल इंजीनियरिंग कमज़ोर पड़ रही है?
और संघ भाजपा की धर्म पर आधारित सोशल इंजीनियरिंग हावी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस तरह से देश में जातीय राजनीति की परिभाषा बदलने पर काम कर रहे हैं, उसे देखते हुए बहुजन समाज पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है। संघ और बीजेपी नॉन जाटो दलितों को अपने एक्सक्लूसिव हिंदुत्व एजेंडे से जोड़ रही है। इसकी पुष्टि पिछले 3 चुनाव में पार्टी को मिले मतों से हो रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 43.3% वोट मिले थे, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 41.35 वोट मिले और ये बढ़कर 2019 के लोकसभा चुनाव में 49.8% तक जा पहुँचे। इसका काफ़ी श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत लोकप्रियता को जाता है, लेकिन इसके पीछे बीजेपी और संघ की सोशल इंजीनियरिंग की अपनी हिंदुत्व वाली भूमिका भी रही है। बद्री नारायण प्रयागराज के गोविंद वल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर है। उनकी हाल ही में छपी किताब रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व में उन्होंने बदलती हुई दलित अस्मिता का विश्लेषण करने की कोशिश की है। उनके मुताबिक संघ अपनी सोशल इंजीनियरिंग में मायावती को पछाड़ रहा है। वे कहते हैं जातीय अस्मिता का परिवर्तन हिंदुत्व अस्मिता में हुआ है और हो रहा है। वो दोनों ही कभी कभी एक साथ चलते हैं, अलग अलग भी होकर कई बार चलते हैं। संघ ने अपने पिछले 70 साल में उनके कामों से धीरे धीरे उनके बीच जगह बनाई है और जातीय अस्मिता का एक एक्सटेंशन हिंदू अस्मिता में करने की कोशिश की है। अधिकतर जातीय नायक कांशीराम जी ने खोजे थे, लेकिन उनकी पुनर्व्याख्या और स्थानांतरण और उसे फिर से नया अर्थ देना, अपने सोशल सामाजिक कार्यों की परियोजनाओं में जोड़ने का काम अब संघ कर रहा है। बद्री नारायण मायावती पर भी एक पुस्तक लिख चुके हैं। उनका मानना है कि 2022 के चुनाव में भी मायावती के पास हिंदुत्व मोबिलाइजेशन का जवाब नहीं होगा और इसका घाटा बहुजन मूवमेंट को होगा और बीएसपी की मुश्किलें बढ़ सकती है। और एक बात इससे जुड़ती है, वो है आम आदमी पार्टी। यूपी में आम आदमी पार्टी की दावेदारी करना क्या दलित वोटों में सेंध लगाना नहीं है? मायावती क्यों इसे भाप नहीं पा रही है? इसके जवाब में वे कहते हैं, मायावती दलितों और बहुजन राजनीति की एक बड़ी नेता है। वह काफ़ी प्रभावी भी रही है, लेकिन दलित समाज के परिवर्तनों और आकांक्षाओं को वो ठीक से भाप नहीं पा रही है। जो मोस्ट मार्जिनल इनविजिबल दलित है, जो उत्तर प्रदेश में 50 से ज़्यादा छोटी जातियां हैं, उन कम्युनिटीज़ के बीच संघ पिछले 20 से 30 सालों से काम कर रहा है और मायावती के पूरे एजेंडे में वो लोग कहीं नज़र नहीं आते। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, क्या मायावती को इन सब की भनक नहीं है? क्या वह बहुजन मूवमेंट के बिखरने को लेकर सजग नहीं है? क्या उन्हें यह नहीं दिख रहा है कि दलितों को बड़े पैमाने पर हिंदुत्व से जोड़ा जा रहा है, उसी हिंदुत्व से जिसने उन्हें सदियों से शोषित रखा? इसका जवाब मायावती ही दे सकती है। 15 मार्च 2021 को कांशीराम की जयंती पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने साफ साफ कहा, मीडिया में अपनी राजनीति का खुलासा हम नहीं करते हैं। हम लोग अंदर अंदर लगे हैं और हम अच्छा रिजल्ट दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से बसपा के लोकसभा सांसद दानिश अली का मानना है कि लोग आज भी मायावती के शासनकाल का कानून व्यवस्था का पूरी तारीफ करते हैं और शायद पुरानी उपलब्धियां फिर से जनता को याद दिलाने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ पार्टी को अपने संगठन को भी नए सिरे से मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस बार यूपी की राजनीति में एक नया प्लेयर भी शामिल होने वाला है, जिसका अंदाज़ा आम लोगों को होने लगा है। आगरा के जमशेदपुर इलाके में 30 साल के जाटव विजय सोनी लॉकडाउन से पहले दिल्ली के मांदीपुर इलाके में जूते के कारखाने में काम कर रहे थे। उन्होंने कहा, केजरीवाल ने लॉकडाउन में हर परिवार को 5-5 हज़ार रुपये दिए हैं, स्कूल सुधारे हैं। केजरीवाल नंबर 1 सीएम है। जब हमने केजरीवाल को वोट देने के बारे में 35 साल के कमलकांत से पूछा तो उनका कहना है, देखो उम्मीद तो रखनी चाहिए, केजरीवाल तो यहाँ आ चुके हैं। तो क्या यह आपकी हवा चल रही है? शायद नहीं, लेकिन चुनाव अब कुछ ही महीनों की दूरी पर है। मायावती की बहुजन समाज पार्टी को जाटव समाज से उठ रही इन आवाज़ों का संज्ञान लेना चाहिए। ये बयान आने वाले समय की कठिन चुनौतियों की ओर इशारा कर रहे हैं। फिर से ज़मीनी स्तर की मूवमेंट खड़ी करना मायावती और बसपा के साथ दलित आंदोलन की भी ज़रूरत है। इस ज़रूरत को स्वयं मायावती और कार्यकर्ता कितनी पूरी कर पाएंगे, ये आने वाला समय ही बता पाएगा। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी, ये है प्राइम टाइम।